हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चार्ज कैसे कंजर्व्ड और क्वांटाइज्ड है। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करके ये भी प्रूव किया था कि कूलम्ब एक बड़ा यूनिट है और एक कूलम्ब का टोटल चार्ज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स के बारे में कहता है और वो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बनाया गया है। अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो सारे कूलम्ब्स लॉ के यूनिवर्सल नेचर के बारे में बताते हैं। मैंने खुद ने भी मेरी पीएचडी के दौरान कूलम्ब फोर्सेस को कैलकुलेट किया था और उनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के एकदम पास पाया था। कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुरूप है, जहां चार्जेस को बॉडी के मास से रिप्लेस किया जाता है, मगर ये दोनों फोर्सेस कुछ पहलुओं में एक दूसरे से अलग हैं। इन दोनों फोर्सेस के बीच के डिफरेंसेस ये हैं। कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए जब दोनों फोर्सेस एक साथ मौजूद होते हैं तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होता है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कूलम्ब फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। उसका स्टेटमेंट ये है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो Q1 इंटू Q2 अपॉन R² से प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंक्लूड करें तो फोर्स 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² के बराबर होता है। और फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू नहीं बल्कि इसका डायरेक्शन भी डिस्क्राइब करना होगा। अच्छा, अब अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करेगा, इसलिए यहां पर हमें कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में चाहिए। यहां पर आप दो इंटरैक्टिंग चार्जेस के बीच का फोर्स देख सकते हैं। अब तक हमने ये जाना है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और अनलाइक चार्जेस रिपल करते हैं, इसलिए फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होता है। F12 वो फोर्स है जो चार्ज Q2 के कारण चार्ज Q1 पे पड़ता है, और F21 वो फोर्स है जो चार्ज Q1 के कारण चार्ज Q2 पे पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, F12 फोर्स ऑन Q1 by Q2 है और F21 फोर्स ऑन Q2 by Q1 होता है। और थोड़ा याद करिए, हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन भी दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के साथ होता है, इसलिए हमें फोर्स के डायरेक्शन को इसी लाइन पे स्पेसिफाई करना होगा। इसके लिए हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है या उसकी वैल्यू 1 होती है। यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट किया जाता है। वेक्टर r का यूनिट वेक्टर r कैप है और r कैप का डायरेक्शन वेक्टर r के साथ होता है। एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों डायरेक्शंस x, y, z के साथ यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और आमतौर पर उन्हें i कैप, j कैप और k कैप कहा जाता है। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ में हम दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन को r कहते हैं, इसलिए यूनिट वेक्टर को इसी की डायरेक्शन के साथ r कैप लिखते हैं। यूनिट वेक्टर अपने वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है, इसलिए उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब से हम इस लेक्चर में दो लाइक चार्जेस के बीच का रिपल्सिव फोर्स पता करने के लिए कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर के साथ डिस्कस करेंगे। फोर्स F12 और F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R² इंटू R कैप कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अगर Q1, Q2 और R की वैल्यू पता हो तो आसानी से फोर्स पता किया जा सकता है इन एक्सप्रेशंस को यूज करके। अगर R के बारे में कुछ भी पता ना हो तब भी फोर्स पता किया जा सकता है अगर Q1 और Q2 का पोजीशन पता हो तो।
इसके लिए हमें फोर्स के वेक्टर होने और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को मानने वाली खासियत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी ध्यान में रख के चलना होगा। मान लीजिए कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी जो एक 2D स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहे हैं और इनके पोजीशन वेक्टर OA या ओरिजिन और पॉइंट A के बीच का डिस्टेंस R1 है और पोजीशन वेक्टर OB या ओरिजिन और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस R2 है और ये दोनों R1 और R2 वेक्टर्स हैं। दोनों पॉइंट्स A और B के बीच के सबसे छोटे डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है और क्योंकि ये भी एक वेक्टर है इसलिए इसका भी डायरेक्शन होगा या तो ये B से A की तरफ बढ़ सकता है या फिर पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ बढ़ेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि यहां पर साइड AC है उसको वेक्टर AB और वेक्टर BC को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पता किया जा सकता है। अगर ट्रायंगल के दोनों साइड AB और BC साइड AC से उल्टे डायरेक्शन में होते हैं तो AB और BC को ऐड कर लो और अगर ट्रायंगल के तीनों साइड एक ही ऑर्डर में हो तो साइड AB और BC को सब्ट्रैक्ट कर लो तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। अब इस फिगर को कंसिडर करिए। इस फिगर में अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर A से B की तरफ डायरेक्टेड है तो R2 R1 माइनस D होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D R1 माइनस R2 होगा। ऐसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर B से A की तरफ बढ़ेगा तो R1 R2 माइनस D होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D R2 माइनस R1 होगा। अगर 2D प्लेन में दो पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं और उन चार्जेस Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर्स R1 और R2 हैं तो जो वेक्टर Q1 से Q2 तक जाएगा उसे R12 लिखेंगे और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से R12 R2 माइनस R1 के बराबर होगा और जो Q2 से लेके Q1 तक जाएगा वो R21 होगा और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वो R1 माइनस R2 के बराबर होगा। यहाँ पर आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि R12 और R21 का मैग्नीट्यूड या वैल्यू सेम है मगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए R21 माइनस R12 के बराबर होगा। तो अब तक हमने ये देखा कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अनुसार फोर्स ऑन Q1 by Q2 क्या होगा, F12 होगा 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R21 square into R21। R21 यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही अगर हम फोर्स F21 की बात करें तो उसमें होगा यूनिट वेक्टर जिसका सफिक्स 12 होगा। यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो फोर्स F12 के एक्सप्रेशन में R का सफिक्स जो है वो 21 आ रहा है और फोर्स 21 के एक्सप्रेशन में R का सफिक्स जो है वो 12 आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट केस में फोर्स ऑन Q1 by Q2 है इसलिए फोर्स को F12 लिखा है मगर R जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो Q2 से लेके Q1 की तरफ जा रहा है इसीलिए उसको R21 लिखना पड़ता है। ऐसे ही अगले केस में F21 के एक्सप्रेशन में जो R है वो चार्ज Q1 से लेके चार्ज Q2 तक जा रहा है इसीलिए उसको R12 लिखा जाता है। अब हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को जान गए हैं अच्छे से तो इस इक्वेशन को हम A कहते हैं। हमें ये भी पता है अब कि यूनिट वेक्टर अपने वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है यानी कि अगर मैं R21 कैप को अगर यूनिट वेक्टर मानूं तो उसी का वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के रेशियो का उसका डेफिनेशन होता है। मगर इस R21 को मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार भी डिफाइन कर सकती हूँ तो इसको मैं R1 माइनस R2 लिख सकती हूँ। इसको इक्वेशन 2 लिख लेंगे। अब इक्वेशन 2 को 1 में पुट करो तो हमें ये यूनिट वेक्टर मिलेगा जो R21 कैप होगा। इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं। अब इस इक्वेशन 3 से R12 की वैल्यू को मेन इक्वेशन A में पुट करेंगे
तो हमें पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कूलम्ब फोर्स का एक्सप्रेशन मिलेगा, जो कि ये होगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन जो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन से हमें जो मिला था कि वो वेक्टर R1 माइनस R2 है, उसका होल स्क्वायर लिखेंगे एज इट इज। उसके बगल में यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो हमें इक्वेशन 3 में मिली है उसको हम लिख लेंगे। अब अगर हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली F12 की ये वैल्यू मिलेगी, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2 होगी। तो ये सारे जो इक्वेशंस हैं वो कूलम्ब लॉ के ही अलग अलग टाइप हैं। अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया गया है तो आप इन इक्वेशंस को फोर्स पता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर Q1 और Q2 का पोजीशन दिया गया है तो आप इन इक्वेशंस को यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता कर सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि चार्जेस अगर सेम साइन के होंगे तो उनके बीच का फोर्स रिपल्सिव होगा और Q1 और Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। मतलब कि लाइक चार्जेस के लिए Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस की बात करें तो उनके लिए फोर्स अट्रैक्टिव होगा और चार्जेस Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। मतलब कि यहाँ पे फोर्स नेगेटिव होगा। अब कूलम्ब्स लॉ के खासियत के बारे में जानते हैं, मतलब कि इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ की इंपॉर्टेंस ये है कि वो बतलाता है कि फोर्स न्यूटोनियन इन नेचर होता है, मतलब कि फोर्स न्यूटन्स की लॉस को मानता है। इसलिए F21 के बराबर होने के बावजूद भी उसके डायरेक्शन के कारण F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होता है। मतलब कि फोर्सेस एक दूसरे से इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। और कूलम्ब्स लॉ ये भी समझाता है कि कूलम्ब फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन भी उसी लाइन के साथ होता है जो उन दोनों चार्जेस को जोड़ता है। तो ये थी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की दिलचस्प कहानी। ओके देन, अगले लेक्चर में मिलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और नई चीजें सीखते रहें। थैंक यू, बाय।